पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की एक और हफ्तावार वीडियो में आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में 25 से लेके 29 मार्च 2024 तक का जो हफ्ता गुजरा है, इस हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, वो सारी की सारी डिस्कस की जाएंगी। साथ साथ इस हफ्ते के दौरान पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स की क्या सूरत हाल रही, KSE 100 इंडेक्स में किस तरह की मूवमेंट रही, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस का क्या रुझान रहा, ये सारी चीज़ें और साथ साथ डॉलर की जो प्राइस अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन रही अगेंस्ट PKR, उसको भी डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद ये होता है कि आपको एज एन इन्वेस्टर बाखबर रखा जाए और वो इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, जिसके अंदर कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन या कोई र्यूमर्स नहीं है, बल्कि वो सारी मालूमात जो कि मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ से पब्लिकली अनाउंस की जाती हैं, उनको एक जगह पे कलेक्ट करके आपके सामने रखा जाए और आपको इस काबिल बनाया जाए कि आप रियल इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर अपने डिसीजन दे सकें। क्योंकि अगर आप एक बाखबर इन्वेस्टर होंगे तभी आप एक बेहतर और कामयाब इन्वेस्टर बन सकते हैं, और कंपनीज़ के हवाले से, उनके बिज़नेस के हवाले से, उनकी फ्यूचर मूवमेंट्स के हवाले से अगर आपके पास अथेंटिक और बर वक्त मालूमात होगी, तभी आप अच्छी कंपनीज़ का अपने पोर्टफोलियो में इंतखाब कर सकते हैं। और वो कंपनी जो कि ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में मौजूद हैं, उसके हवाले से फिर आप बेहतर और वेल कैलकुलेटेड और रीज़नेबल डिसीजन ले सकते हैं। सबसे पहले हम वीकली न्यूज़ अपडेट्स पे जाते हैं, और इसमें जो पहली खबर है वो सांबा बैंक के हवाले से है। सांबा बैंक जो कि सऊदी नेशनल बैंक के, इसमें एक मेजर जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, और इसके हवाले से पहले भी कुछ अर्सा पहले भी खबरें आई थी, मुख्तलिफ कंपनीज ने इंटेंशन अपनी शो की थी इसको ख़रीदने के हवाले से, जिसमें फातिमा फर्टिलाइज़र भी शामिल थी, लेकिन वो चीज़ मटेरियलाइज़ नहीं हो सकी। लेकिन आज जो इन्फॉर्मेशन आई है वो ये है कि सऊदी नेशनल बैंक को बैंक अल फलाह की जानब से ऑफ़र मौसूल हुई है, और ये इनिशियल ऑफ़र होती है नॉन बाइंडिंग, और इसके तहत इनका मकसद ये है कि वो सऊदी नेशनल बैंक की जितनी भी 100% होल्डिंग है, विच बिकम्स 84.5% ऑफ द टोटल शेयर होल्डिंग्स, तो इतने शेयर्स वो बैंक अल फलाह ख़रीदना चाहता है। तो अब इसको अगर ये आगे मटेरियलाइज़ होती है, रेगुलेटरी और इंटरनल जो अप्रूवल्स हैं, उसके बाद फिर इसके हवाले से जो ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस है या सब्सीक्वेंट जो भी प्रोसेस है वो हो सकेगा। लेकिन ये बड़ी एक मेजर और एक इम्पॉर्टेंट ख़बर है, क्योंकि सांबा बैंक सऊदी अरेबिया में सांबा ऑलरेडी SNB बन चुका है। वहाँ पर 2 बैंक्स का आपस में मर्जर हुआ था। तो पाकिस्तान में जो सांबा, इसके अंदर जो SNB का जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है, वो बड़े अरसे से खबरें चल रही थी कि वो इसमें से एग्ज़िट करना चाहते हैं। तो अब इसको अगर तो एक और एक ऑथेंटिक और एक ऐसा बैंक जिसकी ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है पाकिस्तान के अंदर, बैंक अल फलाह, तो अगर तो वो इसको ख़रीद लेता है तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और ये विन विन सिचुएशन होगी दोनों बैंक्स के लिए, और कलेक्टिवली एक अच्छी पोजीशन पे आ जाएगा बैंक अल फलाह। और इसका रिज़ल्ट हमने आज ये देखा कि आज के दिन सांबा की जो शेयर की ट्रेडिंग है, वो उसकी जो प्राइस है उसमें एक सिग्निफिकेंट जंप हमें देखने को मिला, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सांबा की शेयर होल्डिंग्स हैं जिनके पास, उनको ये उम्मीद लग गई कि अगर इसको एक अच्छी तगड़ी पार्टी उठा लेती है, तो उससे एक तो ये कि बैंक की अपनी जो पोजीशन है पाकिस्तान मनी मार्केट में, वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगी, और दूसरा ये कि उनके जो शेयर की प्राइस है वो भी ऊपर जाएगी, तो उनको भी कुछ अच्छे दाम मिल जाएंगे। अब जो दूसरी खबर है वो एक IPO के हवाले से है। कुछ दिन से ये काफ़ी एक न्यूज़ ऑफ द टाउन बनी हुई है सिक्योर लॉजिस्टिक ग्रुप्स के हवाले से। टॉक ऑफ द टाउन है कि ये कंपनी अपना IPO कर रही है, और लॉजिस्टिक्स सेक्टर की बात की जाए या लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ की बात की जाए, तो उसमें ये पहली कंपनी है जो कि लिस्ट होने जा रही है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। तो इसके IPO के हवाले से चूँकि जो भी ये सारा प्रोसेस है वो आरिफ हबीब लिमिटेड मेंटेन कर रहा है, और वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि इसके जो IPO के हवाले से बुक बिल्डिंग का जो प्रोसेस होता है, उसमें इन्वेस्टर की तरफ से बड़ी अच्छी दिलचस्पी दिखाई गई है, और जो इसकी सब्सक्रिप्शन है वो जो एक्चुअल सब्सक्रिप्शन है उससे 1.02 टाइम्स ज़्यादा हुई है। यानी कि जितना एक्सपेक्टेशन थी 100% उससे ज़्यादा इसकी सब्सक्रिप्शन हुई है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो 82 जो इन्वेस्टर्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उन्होंने इस प्रोसेस में हिस्सा लिया, और सक्सेसफुली उनको इस सब्सक्रिप्शन हासिल हुई है। इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्टीट्यूशंस भी हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा इसके अंदर हमें देखने को मिला इंटरेस्ट लोगों का और कंपनीज़ का, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो म्यूचुअल फंड्स या इंस्टीट्यूशंस हैं उनका।
तो अब आगे चलकर देखना होगा कि इसकी जब प्रॉपर आईपीओ के सारे प्रोसेस कंप्लीट होंगे और उसके बाद जब इसकी लिस्टिंग हो जाएगी तो फिर ये कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगी। 12 रुपये की इनिशियल प्राइस के ऊपर ये सारा बुक बिल्डिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो वी होप कि ये एक अच्छा एडिशन होगा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, और आने वाले दिनों में वी कैन होप कि इसके बाद मज़ीद कंपनीज़ भी इक्विटी फाइनेंसिंग की तरफ जा सकती हैं, और स्टॉक मार्केट में जब भी नया आईपीओ होता है, नई कंपनीज लिस्ट होती हैं, तो उसके बाद एक गेमा गेमी होती है और ओवरऑल स्टॉक मार्केट में जो वॉल्यूम्स हैं उनमें इजाफा होता है। अब जो आज की इस वीडियो में तीसरी खबर है वो हैस्कोल के हवाले से है। एक डिफ़ाल्टर जोन की एक कंपनी है, और कुछ अर्सा पहले भी खबर आई थी कि मिल्लत एनर्जी ग्रुप जो है उसने एक नॉन बाइंडिंग ऑफ़र दी थी, और अब उन्होंने एक बाकायदा ऑफ़र दी है जिसके ज़रिए वो चाहते हैं कि वो हैस्कोल के मेजॉरिटी शेयर्स यानी 76% शेयर्स को ख़रीद लें। तो अब जो उन्होंने ऑफ़र दी है उसके ऊपर इन्होंने इन्फॉर्मेशन ये शेयर की है स्टॉक मार्केट्स के साथ कि पीएसएक्स के साथ, कि जो ऑफ़र मिल्लत एनर्जी ग्रुप की है उसको रिव्यू किया जाएगा, और उस पे कोशिश की जाएगी कि रिव्यू के बाद मज़ीद जो भी पेशरफ्त है वो मुमकिन बनाई जा सके, और उसके बाद जो भी फर्दर सब्सीक्वेंट प्रोसेस होगा उसकी तरफ ये प्रोसीड करेंगे। तो हैस्कोल के लिए ये एक अच्छी खबर है कि अगर तो इसको बाय कर लिया जाता है, मिल्लत एनर्जी ग्रुप इसको हासिल कर लेता है, तो इस कंपनी जो कि ऑलरेडी डिफ़ाल्टर जोन में, ये डिफ़ाल्टर जोन से निकलने की पोजीशन में भी आ सकती है, और उसके बाद ओवरऑल जो कंपनी, ज़ाहिर है जब नया ग्रुप इसको ख़रीदेगा तो वो इसको रीस्ट्रक्चर करेगा, इसके जो लोन्स हैं उनको विज़िट करेगा, फिर इसकी जो ओवरऑल ऑपरेशंस हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक अच्छी खबर है हैस्कोल के हवाले से, और इन फ्यूचर वी कैन होप कि ये चीज़ अगर मटेरियलाइज़ होती है और मज़ीद पेशरफ्त होती है तो फिर इस कंपनी के जो शेयर्स हैं उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसमें भी हमें एक बेहतरी देखने को मिल सकती है। अब इसके बाद जो अगली खबर है वो टीपीएलपी के हवाले से है। टीपीएल प्रॉपर्टीज़ ने ये ऐलान किया है कि एससीसीपी ने टीपीएल रीट फंड को जो आम पब्लिक के लिए इशू करने के हवाले से जो अप्रूवल है वो दे दिया है। तो अब ये एक और पॉजिटिव ख़बर है स्टॉक मार्केट के हवाले से भी, कि एक और फंड जो है वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के हवाले से वो लिस्ट होने जा रहा है, और इसकी जो लिस्टिंग है इस फंड की वो अप्रैल के महीने में इन द अर्ली वीक्स ऑफ अप्रैल मुतवक्के है। तो आने वाले कुछ हफ्तों में ये एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट हम देख सकते हैं, और रियल एस्टेट के अंदर वो लोग जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए भी रियल एस्टेट के फ़ायदे उठाना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के थ्रू रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, तो उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी आएगी, एक और ऑप्शन होगा। ऑलरेडी जीआरआर और डीसीआर दो ऐसी कंपनीज हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल हैं, और दोनों ऐसी कंपनीज हैं जो कि ख़ास तौर पे अगर डीसीआर की बात की जाए तो वो मुसलसल मुतवातर हर क्वार्टर अपने शेयर होल्डर्स को या यूनिट होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। तो इस सिलसिले में अब ये एक और पॉजिटिव एडिशन होगी जिसमें आपको मज़ीद वैरायटी देखने को मिलेगी। अब जो अगली खबर है वो ओजीडीसी के हवाले से है। इसने ऐलान किया है कि कोहाट में जो इनका ब्लॉक है उसमें हाइड्रोकार्बन ज़खायर दरियाफ़्त किए गए हैं। तो इनकी जो एक्सप्लोरेशन के हवाले से एफ़र्ट्स हैं वो मुसलसल जारी रहती हैं, और उसमें इनको वक्तन फ़वक्तन इस तरह की कामयाबियाँ मिलती रहती हैं। और यहाँ पर जो वेल है उसको 2600 मीटर की गहराई तक ड्रिल किया गया है, और इसमें जो इनकी अगर शराकत दारी की बात की जाए तो ओजीडीसी इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर या मेजर शेयर होल्डर्स हैं में से आता है। 75% इसके स्टेक्स हैं, जबकि 25% स्टेक्स यहाँ पर सैफ एनर्जी लिमिटेड के हैं। अब इसकी जो टेस्टिंग की गई है उसके दौरान जो गैस और जो कंडेंसेट यानी खाम तेल है वो दोनों उनका जो फ्लो है वो एक अच्छे प्रेशर के साथ इनको मिला है। ओवरऑल ये एक सक्सेसफुल ड्रिलिंग कहलाएगी। तो ये बड़ी मुस्बत चीज़ है कि ओजीडीसी, मारी पेट्रोलियम और जो दीगर कंपनीज़ हैं इस सेक्टर की, उनकी वक्तन फ़वक्तन इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि वो अपनी जो ड्रिलिंग के हवाले से प्रोजेक्ट्स हैं उसमें नई नई अचीवमेंट्स के साथ सामने आते रहते हैं। तो हमारी ओवरऑल मुल्क की जो ज़रूरियात हैं गैस की और तेल की, उनको पूरी करने में इनका फिर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है, और साथ साथ ओवरऑल ये जो कंपनीज़ हैं इनकी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी इससे बढ़ती है, और इनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए ये एक मुस्बत शगुन है। अब कुछ दीगर जो मुतफ़र्रिक़ ख़बरें हैं उनको देख लेते हैं। उसमें जो पहली ख़बर है वो एंग्रो फर्टिलाइज़र की जानब से इसकी जो एक एसोसिएट कंपनी है एंग्रो पॉलिमर, उसका 500 बिलियन रुपए का जो कर्ज़ा था उसको इन्होंने 1 साल के लिए एक्सटेंड कर लिया है। तो इससे ईपीसीएल के ऊपर एक मुस्बत असर पड़ेगा कि वो इमीडिएटली जो एक लिक्विडिटी के हवाले से उनको मुश्किलात पेश आ सकती थी, या उनका एक बड़ा कैश आउटफ्लो हो सकता था, अब वो नहीं होगा, और उनको अब ये 1 साल का डेफर्ड पेमेंट करनी होगी। तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ईपीसीएल।
इसके बाद जो दूसरी खबर है वो हमारे जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज़ का इरादा किया है कि आईएमएफ के साथ, चूँकि एक तो जो लास्ट ट्रांच थी, जो प्रीवियस स्टैंड बाय एग्रीमेंट था उसकी 1.1 बिलियन डॉलर की, उसके हवाले से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है और अप्रैल के महीने में वो किस्त हमें मिल जाएगी। लेकिन साथ-साथ आगे चलकर आईएमएफ के साथ एक बड़े लॉन्ग टर्म मुआहदे के हवाले से वो कह रहे हैं कि हम पुरज़्ज़म हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस हवाले से जून के आस-पास, यानी इस माली साल की कंप्लीशन के तक डिस्कशन स्टार्ट कर दें। और ये अगर एक बड़ा मुआहदा हो जाता है लंबे अरसे के लिए, कम से कम 3 साल के लिए, अगर वो आईएमएफ के साथ एक डील करने में कामयाब हो जाते हैं और एक बड़ी अमाउंट इसके साथ लिंक होती है, तो वो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में जो अदायगियाँ होनी हैं, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में, उस हवाले से एक मुस्बत पेशरफ्त होगी। अब ज़ाहिर है इसका ये है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। और आईएमएफ की जो शराइत होती हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हैं और बहुत सारी ऐसी शराइतें हैं जो कि अगर हम अपनी खुद मुख्तारी के हवाले से बात करें तो कुछ हमारी कंसर्न्स भी होती हैं, जनरल पब्लिक की भी कंसर्न्स होती हैं। लेकिन ये बहुत सारे कड़वे घूंट भी पीने पड़ते हैं और तभी जाकर आईएमएफ के साथ जो मुआहिदा है या मुज़ाकरात हैं वो कामयाब होते हैं। बिजली और गैस की प्राइसेस की बात की जाए और दीगर टैक्सेशन के हवाले से बात की जाए, तो आम आदमी के ऊपर काफ़ी सारा बोझ पड़ता है, तभी जाकर आईएमएफ से हमें पैसा मिलता है, क्योंकि आईएमएफ के साथ मुआहिदा करना कोई आसान काम नहीं होता। उनकी जो, अगर वो पैसा देते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उस पैसे को रिकवर करने के लिए जो भी लवाज़मात है वो भी पूरे किए जाएँ। इतना आसानी से ना वो देते हैं और ना ही इतना आसान होता है कि उनकी शरात को पूरा किया जा सके। अब जो अगली खबर है वो इस्लामाबाद में एक बड़े आईटी पार्क के क़याम के हवाले से है। गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि इस्लामाबाद में एक बड़ा आईटी पार्क बनाएगी। तो आईटी सेक्टर के हवाले से जो भी गवर्नमेंट्स होती हैं, अभी इंटरिम गवर्नमेंट, उससे पहले जो पीटीआई लेड गवर्नमेंट थी उसकी बात की जाए, या अभी जो नई गवर्नमेंट आई इसकी बात की जाए, सारी ही जितनी गवर्नमेंट्स होती हैं उनको बड़ी उम्मीदें होती हैं कि आईटी ही वो वाहिद सेक्टर है जो एक्सपोर्ट के ज़ुमरे में बात करें तो एक बड़ा रेवेन्यू कमा के दे सकता है और डॉलर्स की जो शॉर्टेज है उसको कवर करने में मदद दे सकता है। क्योंकि पड़ोसी ममालिक की बात की जाए, इंडिया की ख़ास तौर पे बात की जाए और इवन बांग्लादेश भी, अब अगर एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात करें, टेक्सटाइल के अलावा आईटी में भी, तो उस हवाले से पाकिस्तान के पास बहुत पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन उतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही। तो आईटी के हवाले से जितने अच्छे इंसेंटिव्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी आईटी कंपनीज़ को और फ्रीलांसर्स को, उतना ही ज़्यादा हमारे आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं। तो ये आईटी पार्क के क़याम का फ़ैसला भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। फिर जो अगली खबर है वो पीआईए की निजकारी के हवाले से है कि जो पीआईए का बोर्ड है उसने तो ऑलरेडी इस हवाले से जो मंजूरी है वो दे दी है। और साथ-साथ इससे मिलती-जुलती खबर ये भी है कि 7 बड़े जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी इसमें दिलचस्पी ज़ाहिर की है, जिसमें फ्रांस, नीदरलैंड वगैरह, जर्मनी वगैरह के इन्वेस्टर्स भी हैं। तो लोकल और इंटरनेशनल दोनों सतह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना इंटरेस्ट शो करना शुरू हो गए हैं पीआईए के अंदर, और देखना ही है कि अब आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें क्या फ़ॉर्मेलिटीज़ तय होती हैं और किस तरह ये सारा प्रोसेस आगे बढ़ता है। लेकिन पीआईए के शेयर को अगर हम देखें तो वो मुसलसल ऊपर जाना शुरू हो गया है, तो ये एक इंडिकेशन है कि अब जो इन्वेस्टर है उसको काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि पीआईए की जो निजकारी है वो एक विन विन सिचुएशन होगी इन्वेस्टर्स के लिए भी और उनको अच्छे दाम मिल जाएंगे। बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जो अभी बहुत अर्ली स्टेज पे हैं, लेकिन आईएमएफ की तरफ से भी रिक्वायरमेंट है कि निजकारी के प्रोसेस को जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। तो इसलिए अब ये जो प्राइवेटाइजेशन है पीआईए की, ये इन एनी केस जल्द अज़ जल्द मुमकिन बनाना गवर्नमेंट की मजबूरी भी बन चुकी है। अब हम चलते हैं रिज़र्व्स की सूरत हाल को। अगर हम देखें आज जो लेटेस्ट डेटा है वो 22 मार्च का है, एक हफ़्ता पहले का डेटा स्टेट बैंक जारी करता है। तो 22 मार्च के अगर आप नंबर देखें तो हमारे जो रिज़र्व्स हैं उसमें मज़ीद 4 मिलियन का इज़ाफ़ा हुआ है और 13.43 बिलियन पे पहुंच चुके हैं। ओवरऑल जो क्यूमुलेटिव रिज़र्व्स हैं स्टेट बैंक प्लस जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके, तो हमारे जो मुल्क के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं उसमें पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव इज़ाफ़ा देखने को मिल रहा है। यकम मार्च और उसके बाद 8 मार्च, फिर 15 मार्च और 22 मार्च, तो 4 मुसलसल हफ़्ते आप देखें तो इसमें पॉजिटिविटी है। और ये हाईएस्ट आपको नज़र आ रहा होगा इस ग्राफ में भी कि यकम दिसंबर से लेके अब तक अगर हम देखें तो ये अब तक का हाईएस्ट नंबर है जहाँ पर हमारे रिज़र्व्स पहुँच चुके हैं। तो ये एक खुशाइंद बात है। अब इसके बाद अगर हम डॉलर की प्राइस देखें तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है कि पाकिस्तानी रुपये के अगेंस्ट डॉलर मुसलसल नीचे आ रहा है। और इस हफ्ते के दौरान सबसे जो अच्छी चीज़ ये हुई कि अब 277 के हिस्से पे आ चुका है। 278 रुपये 13 पैसे पे था 25 मार्च को, और फिर हर रोज़ थोड़ा थोड़ा चंद पैसे का फ़र्क आते आते आज के दिन यानी फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई वो 277 रुपये 95 पैसे पे हुई। तो ये एक और खुशाइन चीज़ है कि पाकिस्तानी करेंसी अब एक हैफाज़त तरीके से नहीं बल्कि एक ऑर्गेनिक तरीके से इम्प्रूव हो रही है।
तो अब देखना ये है कि ये सिचुएशन कहाँ तक ऐसी रहती है। ऑब्वियसली बहुत सारे माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे जो इकोनॉमिक के इंडिकेटर्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन बनती है हमारे रिजर्व्स के हवाले से, जो मुख्तलिफ डेट सर्विसिंग के हवाले से हमें कंसर्न्स हैं, बहुत सारी पेमेंट्स हमने करनी है आने वाले कुछ हफ्तों कुछ महीनों में, तो वो कैसे होती हैं, आईएमएफ के साथ आगे चल के क्या बात होती है। तो ये सारी चीज़ें और मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके साथ भी बहुत ज़्यादा लिंक करता है ये। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड इन सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट है हमारी करेंसी की स्ट्रेंथ। अब अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड की ऑयल की जो मूवमेंट है उसको देखें, तो यहाँ पर बैरल जो प्राइस है एज ऑफ नाउ वो $86.9 पे जा चुकी है। तो यहाँ पर हमारी इकानमी के लिए और हमारा जो इम्पोर्ट बिल है उसके लिए कोई हौसला अफजा खबरें नहीं है, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुकी हैं पिछले कुछ अरसे में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 मार्च के बाद मुसलसल ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। 11 मार्च को अगर आप देखें तो जो ओपनिंग हुई थी वो तकरीबन 81 पे हुई थी, और लोवेस्ट पे आप देखें तो ये तकरीबन 80.6 पे गया था। लेकिन उसके बाद फिर मुसलसल हमें इजाफा देखने को मिला, और आज अभी जो प्राइस है वो $86.9 पे। तो यूँ लगता है कि अब जो यकम तारीख से पाकिस्तान में पेट्रोल और डीज़ल यानी ऑयल की जो प्राइसेस हैं उसमें एक बड़ा इजाफा हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह ऑयल की प्राइसेस जा रही हैं इसमें गवर्नमेंट की मजबूरी बन चुकी है कि अब उसने ऑयल की प्राइसेस को बढ़ाना है। तो ये किसी भी लिहाज से हमारी इकानमी के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। इसके बाद अगर हम KSE 100 इंडेक्स की मूवमेंट देखें, तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी मुस्बत चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर आप यहाँ 25 तारीख को देखें तो जो हमारी ओपनिंग हुई थी वो लगभग 65,400 के करीब हुई थी, और आज जो क्लोजिंग हुई है वो 67,000 से ऊपर हुई है, 67,005 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। आल दो कि यहाँ पर आपको आज की जो कैंडल है वो रेड नज़र आ रही है, और आज जो क्लोजिंग हुई वो जो ओपनिंग है उससे काफ़ी नीचे हुई, जो 67,249 से गिर कर 67,000 पे। लेकिन इन एनी केस पूरे हफ्ते को अगर आप देखें तो लगभग 2000 पॉइंट से ज़्यादा इस हफ्ते में हमने गेन किए हैं। तो ये हफ्ता पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में KSE 100 इंडेक्स के लिए काफ़ी खुशाइंद हफ्ता रहा है। और आप यहाँ पर देखें तो 25, 26, 27 और 28 चारों दिन जो है आपको बड़ी बड़ी और ग्रीन कैंडल्स देखने को मिली हैं। ख़ासतौर पर पिछले जो 2 दिन थे 28 और 27 को बहुत अच्छी कैंडल्स बनी हैं, बहुत अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली है KSE 100 इंडेक्स में। और आज के दिन अगरचे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहा, लेकिन बहरहाल इसको मैं फिर भी पॉजिटिव ही कहूँगा कि 67,000 से ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। और वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो वो भी आज के दिन की, तो फ्राइडे को चूँकि छोटा सेशन होता है, इसके अलावा अगर हम कल की बात करें और परसों की, बल्कि इस पूरे हफ्ते में आप देखें तो एक आपको ग्रोथ ही नज़र आ रही है, पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी नज़र आ रही है। हर आने वाले दिन में जो वॉल्यूम है वो पिछले दिन से ज़्यादा रहा है। तो स्टॉक मार्केट में गहमा-गहमी काफ़ी बेहतर रही है इस हफ्ते के दौरान, और इंडेक्स की जो मूवमेंट है वो भी काफ़ी हौसला अफ़ज़ा है। कुछ अर्सा पहले अगर आप देखें 19 तारीख को देखें, 19 फरवरी को, तो हमारी जो इंडेक्स की मूवमेंट थी वहाँ से जाके फिर ऊपर उठना शुरू हो गई है। 19 को जो क्लोजिंग हुई थी वो 60,000 के करीब हुई थी, जबकि ओपनिंग थी वो थी तकरीबन 59,400 पे। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि 19 फरवरी से लेके आज तक यानी तकरीबन 1 महीना और 10 दिन में अगर हम बात करें तो इंडेक्स ने लगभग 8,000 पॉइंट्स गेन किए। तो ये एक बहुत ही हौसला अफ़ज़ा चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर जब इंडेक्स नीचे गिरना शुरू हुआ था 25 जनवरी के बाद, तो लोगों को ये ख़दशा था कि अब दोबारा से शायद ये 50-55 हज़ार पे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये 64,000 से गिरते-गिरते जब ये 59,000 पे गया, तो वहाँ से दोबारा एक अच्छी पॉज़िटिव रैली हमें देखने को मिली। तो ये खुशाइंद बात है कि स्टॉक मार्केट में अब इन जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर का वो काफ़ी हद तक बहाल है, बावजूद इसके कि बहुत सारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर हैं की बात करें तो वो मुतासर कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, और इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हम इंडेक्स को देखें और डॉलर की प्राइस को, इन दोनों साइड्स पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है, और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। बहरहाल आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि अब जो इकोनॉमिक फ्रंट पे जो मामलात हैं वो कैसे नई गवर्नमेंट तय तय करती है। जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कौन से ऐसे पॉजिटिव स्टेप्स उठा पाते हैं कि जो इन्वेस्टर को का जो मोरल है उसको बूस्ट कर सकते हैं। साथ साथ जो टैक्सेशन है उसके हवाले से अगर बात करें तो प्रॉपर्टी मार्केट के ऊपर जितने ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं, और मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट नीचे आने के भी चांसेस हैं आने वाले क्वार्टर्स में, तो उसका भी एक पॉजिटिव इन्फ्लो आ सकता है टूवर्ड्स इक्विटी मार्केट, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स का रुझान बढ़ सकता है।
आज की वीडियो को यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं। आई होप कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन, जो खबरें और उससे हवाले से जो तबसे आपके साथ शेयर की गई, ये यूज़फुल होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।